Let us see this new article. It is the last topic on force on current carrying conductor, magnetic force on current carrying conductor. तो हम देखे हैं कि the net force on a current carrying closed loop in any uniform magnetic field is equal to 0, but there may exist a torque. It all depends कि how the closed loop is positioned in the magnetic field. ठीक, तो उसको समझने के लिए let us take a case. Suppose I say here is a rectangular coil. Say this side length is given something like say d, and this length is given something like L, and you have applied a magnetic field like this. And this is a rectangular coil. The coil is suspended by a thread like this. This is the fundamental behind how to make a voltmeter and ammeter. In case of a voltmeter and ammeter, we have learned that there is a coil suspended between two magnetic poles, और ये जैसे करंट इसमें जाता है उसके ऊपर टॉर्क आता है. वो सारा पॉइंट्स को हम लोग इसमें अभी देखेंगे. When you apply a magnetic field, suppose I say a current is passing through this coil. Current I is passing through the coil. ठीक है. और ये कॉइल का सारा टर्मिनल को नाम दे देते हैं ए बी सी डी. हाँ, तो लेट द कॉइल हैज n टर्न्स. कॉइल में n टर्न्स है, एंड I is current through it. Current through it. अच्छा, चलिए देखते हैं ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल के ऊपर AB के ऊपर कोई फोर्स आएगा क्या? कितना फोर्स आएगा? फील्ड ऐसा है, करंट इज लाइक दिस, फोर्स विल बी इनवर्ट, फोर्स ऑन AB विल बी इनवर्ट, फोर्स ऑन CD, फोर्स ऑन CD कैसे होगा? सेम मैग्नेटिक फील्ड है और करंट नीचे की तरफ है, फोर्स विल बी आउटवर्ड्स, तो इसके ऊपर फोर्स आउटवर्ड आएगा, इसके ऊपर फोर्स इनवर्ड आएगा. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस कॉइल विल ट्राई टू रोटेट, बट जितना फोर्स इसके ऊपर आएगा उतना ही फोर्स उल्टा डायरेक्शन में आएगा, तो नेट फोर्स हो गया 0. समझ में आया? ठीक, तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो तो इट विल बी BIL sin थीटा. अगर एक टर्न होगा, एक सिंगल वायर होगा तो BIL sin थीटा होगा. बट देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स. हाउ मेनी वायर्स आर हियर? n वायर्स, सो इट इज NBIL sin थीटा. फॉर द थीटा एंगल बिटवीन IL एंड B, है ना? तो हम कहेंगे थीटा इज एंगल बिटवीन B and IL and that is equal to 90 डिग्री. करंट तो ऐसे जा रहा है, B ऐसा है. अच्छा, ये बात है. ठीक है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1. ये जो फोर्स ऑन AB आया दैट इज इक्वल टू BINL. किस डायरेक्शन में आया? इट इज इनवर्ड. फोर्स ऑन CD कितना हो जाएगा? सेम तरीके से जैसे इसके ऊपर निकाले वैसे इसके ऊपर निकालेंगे. कितना फोर्स आएगा बताइए CD के ऊपर? सेम BINL. किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड. द फोर्स इज आउटवर्ड. अच्छा, फोर्स ऑन BC के ऊपर कैसे फोर्स आएगा? BC is in the direction of magnetic field, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा. CD is in the opposite direction of magnetic field, there will be no force on it. BC and AD are parallel to the magnetic field, and BC and AD are parallel to magnetic field.
मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन देम इज 0। अच्छा, सो नेट फोर्स क्या आ गया देखो तो, नेट फोर्स ऑन कॉइल, नेट फोर्स ऑन कॉइल is equal to 0 because force on AB is equal to and opposite to force on CD। तो लिखेंगे because force on AB is equal to and opposite to force on CD। नेट फोर्स 0 है और दो साइड में ऐसे फोर्स आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो लूप है, इस लूप में इधर कोई एक फोर्स आ रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, इधर कोई एक फोर्स आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये लूप को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो सोचो तो ये लूप को यहाँ पे हम अगर अंदर की तरफ पुश करेंगे, इधर बाहर की तरफ पुश करेंगे, पुल करेंगे, तो क्या होगा? नेट फोर्स विल बी 0 बट दिस विल ट्राई टू रोटेट, सम टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। नहीं, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो कैसे होगा? वो घूमेगा, ये घूमेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये घूमने लगेगा। चलो, तो however some torque is produced ये पॉइंट को O मान लो, अबाउट O। चलिए, ये अबाउट O में कुछ टॉर्क बनेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा। जब ये घूमने की कोशिश करेगा तो कैसा दिखेगा ये? When coil has rotated by angle theta, थीटा करने से कंफ्यूजन होता है, बाय एंगल अल्फा। इफ यू सी द टॉप व्यू, ये कॉइल था, ये टॉप व्यू देख रहा हूं मैं, टॉप व्यू देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ये कॉइल ऐसे था, ऊपर वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा था? ये हिस्सा ऊपर वाला था, इट वाज BC और AD, B के साथ A था, C के साथ B था। अच्छा ठीक है, BC एंड AD, ये B है, ये C है, ये A है, ये D है, एक ही जगह है। अब ये कॉइल थीटा घूम चुका है। जब यहाँ पर था, इस पार्ट पे फोर्स इधर को आ रहा था, इस पार्ट पे फोर्स इधर को आ रहा था, और अब ये कॉइल थीटा घूम चुका है। When this coil has rotated by an angle theta, तो ये कॉइल कुछ ऐसा पोजीशन में आ चुका है ना। लेकिन देखो, कॉइल का पोजीशन बदलने के बावजूद, क्या ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है ना? सोचो, ये है कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे था? अपवर्ड था, है ना। ये अगर जब घूम जाएगा तब भी तो करंट उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, फोर्स तो वही आएगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो फोर्स तो वही रहेगा। मतलब अब फोर्स कैसे होगा? अब फोर्स होगा वही F, सेम F, यहाँ पर ये F, कब? जब ये अल्फा घूम चुका है, तब इस पॉइंट में टॉर्क क्या बनेगा? कहेंगे when the coil has rotated by an angle alpha, the torque produced about O is equal to torque about O। कितना होगा देखो तो, कैसे निकालते हैं टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये जो कॉइल था, कॉइल का शुरू में हम लोग डायमेंशन लिए थे, ये डिस्टेंस D था। अगर ये डिस्टेंस D था तो क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस हियर? दिस डिस्टेंस हियर इज D/2, है कि नहीं? D/2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D/2 cos अल्फा। तो ठीक है, तो टॉर्क क्या बनेगा? फोर्स के चलते F इंटू D/2 cos अल्फा। कौन से फोर्स के चलते? ये फोर्स के चलते। कैसा टॉर्क? क्लॉकवाइज टॉर्क। ये फोर्स के लिए, उसके लिए भी वही हाल है।
ये फोर्स के लिए भी आपको वही दिखेगा, ये अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा ही है और ये डिस्टेंस भी तो d/2 cos अल्फा है, सो द टॉर्क विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। बोथ द फोर्सेस आर क्रिएटिंग ए क्लॉकवाइज टॉर्क एज शोन इन द फिगर, है ना। ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, देन व्हाट इज द टॉर्क कमिंग आउट टू बी, इट इज Fd cos अल्फा। ठीक है, चलिए थोड़ा f का वैल्यू डाल देते हैं। f का वैल्यू क्या था, f का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, द वैल्यू ऑफ f वाज BINL, तो लिखते हैं BINLD cos अल्फा। Again, if you go back to the main diagram में देखोगे ये D था, ये L था। What is L into D? That is area of the coil. That is area of the coil. L into D is area of coil. चलो इसको हम A लिखते हैं, तो टॉर्क क्या बन गया, इट इज BIN L into D की जगह A cos अल्फा, बिना cos अल्फा। ठीक है, सो द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज बिना cos अल्फा। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिकेशन नहीं है कि शुरू में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिए, कॉइल कैसे था, थोड़ा उन दोनों के बीच में रिलेशन लेते हैं। एज शोन इन फिगर लिख दिए थे, ठीक है, एज शोन इन फिगर ऐसे लिख दिए थे। तो थोड़ा अल्फा कितना घुमा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था जानने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा रिलेट कर देंगे दोनों को। देखो हम जानते हैं कि जो एरिया है ये एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कैसे होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, है ना। जब ये थीटा घूम चुका है, जब ये थीटा घूम चुका है, शुरू में एरिया वेक्टर के साथ बी वेक्टर का एंगल कितना था, 90 डिग्री। जब ये थीटा घूम चुका है तब एंगल कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, सोचो ये कॉइल ऐसे था, शुरू में कॉइल ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया का डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। ये अब थीटा घूम चुका है, अब बी ऐसा है ना, बी ऐसा, यह थीटा घूम चुका है, मतलब एंगल क्या हो गया 90 प्लस थीटा। अगर ये अल्फा घूम चुका है तो एंगल हो जाएगा 90 प्लस रीडिंग, तो आपको हो गए टॉर्क विल बी 90 प्लस अल्फा। हाँ, जो थीटा मतलब जो एंगल बिटवीन बी एंड ए बन गया 90 प्लस अल्फा। अगर उल्टा घुमा देंगे तो इट विल बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, जैसे घूम रहा है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो क्या मिला हमें, मिला ये, when at this condition let थोड़ा इसको ज्यादा बनाते हैं, सब कचरा कर रहा है यहाँ पे। यस LD हो गया एरिया ऑफ दिस, जस्ट टू अवॉइड ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजन। हाँ, तो क्या देखिए यहाँ पे, एट दिस कंडीशन let angle between B and area is theta, then what is theta, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। समझ में आ गया क्या, बी पहले ऐसे था, ये जब लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता था ना, ये इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखो बी का डायरेक्शन कैसे, एरिया का डायरेक्शन कैसे था, नॉर्मल टू द बोर्ड, बी कैसे था, ऐसे। अब ये कॉइल, इसके ऊपर फोर्स करंट हम लोग ऐसे लिए थे, ये रोटेट कर गया अल्फा, जब ये अल्फा ऐसे रोटेट कर गया है तो बी और एरिया के बीच में एरिया ऐसा हो गया है, उनके बीच में एंगल हो गया है 90 प्लस अल्फा, है ना। तो बी और ए के बीच में एंगल हो गया है 90 प्लस अल्फा। इसका मतलब अल्फा कितना है, 90 माइनस थीटा, ऐसे आप कह सकते हो। अल्फा कितना हो गया, थीटा माइनस 90, इट इज थीटा माइनस 90। ठीक है, अरे
अब यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन लिए थे, हम लोग करंट का डायरेक्शन क्या लिए थे, अपवर्ड लिए थे। कोई जरूरी नहीं है, हम अपने हिसाब से करंट का डायरेक्शन भी ले सकते हैं। एस ऑन इन फिगर लिखे हैं तो ऐसे चल रहा है काम। जब एस ऑन इन फिगर लिख रहे हैं तो हम ऐसे दे दिए डायरेक्शन का। अच्छा, ये थीटा माइनस 90 हुआ। तो इन जनरल अगर हम अल्फा की जगह वैल्यू डाल देंगे, इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा, इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो टॉर्क क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग value of alpha in place in formula equation 1 किसको दे दी, चलो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे तो क्या आएगा, देखो तो टॉर्क विल बी कमिंग आउट टू बी BINA cos 90 थीटा माइनस 90, तो इट विल बी कमिंग माइनस कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, सेम एज कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया, देखो तो ये 90 माइनस थीटा कितना हो गया, इट इज सेम एज BINA cos 90 माइनस थीटा, व्हाट इज दैट अगेन, इट इज इक्वल टू BINA sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या? फिर ध्यान रहे, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड A, B और A के बीच में एंगल अगर थीटा होगा तो टॉर्क होगा बिना साइन थीटा। कभी प्लस कभी माइनस आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, क्लॉकवाइज लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम शुरू से ही करंट का डायरेक्शन उल्टा लिए होते तो ये सारा चीज पॉजिटिव आ गया होता। एनीवे विल सी। अच्छा, ये जो टॉर्क आया, क्या देखे, टॉर्क इज कमिंग आउट टू बिना साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड A। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें सामने आ रहा है। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा कितना है, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन B एंड A इज 90 डिग्री, that is plane of coil is along B के डायरेक्शन में होगा, plane of the coil is along B। थीटा जब 90 डिग्री होगा मतलब एंगल बिटवीन एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री हुआ, मतलब एरिया ऑफ द कॉइल ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, थीटा, ये टॉर्क मिनिमम कब होगा, टॉर्क इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 0, है ना। एंड ऐसा कब होगा, व्हेन plane of coil is perpendicular to B। सोचो, जब प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग B, कॉइल का प्लेन ऐसा है, B ऐसा है, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, नो फ्लक्स इज पासिंग, मिनिमम फ्लक्स पास करेगा, है कि नहीं। अच्छा, जब थीटा 0 है मतलब B and this are in the same direction, maximum flux is passing, so when minimum flux is passing through the coil, the torque is maximum, when maximum flux is passing through the coil, the torque is minimum। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पर हमें खत्म करना है। दूसरा चीज ये हुआ, दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड इन ए गाल्वानोमीटर यूसेज। गाल्वानोमीटर की केस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गाल्वानोमीटर की केस में जैसे जैसे कॉइल घूमने लगेगा, यू विल सी द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग। जब मिनिमम फ्लक्स होगा तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, है कि नहीं। तो किसी भी पोजीशन में अगर कॉइल रहेगा उसमें अगर बराबर फ्लक्स जा रहा होगा तो बराबर टॉर्क उसके ऊपर आएगा, कांस्टेंट टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कब करेगा कांस्टेंट टॉर्क, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द कॉइल। इसलिए क्या करते हैं, इनके सब गाल्वानोमीटर्स जो PMMC इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो पोल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए, एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है, और इन दोनों के बीच में हम कॉइल को झुला देते हैं।
लेकिन जब कॉइल घूम जाता है, the amount of flux passing through the coil changes. When the amount of flux passing through the coil changes, the torque also changes. टॉर्क अगर कांस्टेंट रहेगा, थीटा चाहे कुछ भी हो, तो क्या होगा? थीटा बदलने से टॉर्क बदल रहा है, थीटा चाहे कुछ भी हो, टॉर्क अगर कांस्टेंट रहेगा तो स्केल भी यूनिफॉर्म स्केल बनेगा। जो इसका स्केल बनेगा गाल्वानोमीटर का, वो यूनिफॉर्म स्केल बनेगा। अगर थीटा कुछ भी रहो, अगर टॉर्क बदलने लगा तो हो सकता है कि पहले साइन कर्व जैसे पहले दी लाइन्स विल बी वेरी क्लोज, फिर धीरे-धीरे लाइन्स विल बी स्पार्स, अगेन दे विल बी वेरी क्लोज, लाइक दिस देयर विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, तो टॉर्क का वेरिएशन थीटा के हिसाब से बदलते जाएगा। मतलब ये जब थीटा मुड़ रहा है, इसके ऊपर जो पॉइंटर है वो भी तो थीटा मुड़ रहा है, क्योंकि इसके साथ पॉइंटर लगा रहता है। व्हेन यू पास ए करंट थ्रू दिस करंट विल make it to experience a torque, because the torque, इसके साथ जो पॉइंटर लगा है वो भी घूमेगा। जब पॉइंटर घूमेगा, the torque is also changing as sin theta, so scale इसका नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो मेक इट ए यूनिफॉर्म स्केल, वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि नहीं ये कुछ भी पोजीशन में रहे, टॉर्क इसके ऊपर कांस्टेंट आना चाहिए। क्या करते हैं उसके लिए? इफ यू सी द टॉप व्यू, ये जो पोल का फेस है, किसका? मैग्नेट का, उसको ऐसे फ्लैट नहीं रखते हैं, उसको ऐसे रेडियल रखते हैं। द फेस ऑफ द मैग्नेट पोल इज केप्ट एनुलर, इसे एनुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक पोल बनाते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आप देखोगे लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर ऑल गोइंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी क्या है कि कॉइल इसके अंदर किसी भी पोजीशन में रहे, आपको बराबर फ्लक्स मिलने वाला है। ठीक है, बराबर फ्लक्स मिलने वाला है। coil का for any position of the coil will find same amount of flux is passing through this। तो क्वेश्चन क्या आता है कि in case of a galvanometer or an ammeter or in case of a permanent magnet moving coil instrument, why the pole face is made annular? इसे annular shape का क्यों बनाते हैं? It is to produce a radial magnetic field so that the coil experiences a constant torque irrespective of its position in the magnetic field। समझ में आया क्या? तो ये जो चीज आपको दिखाया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, इसलिए मैं लिखना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका तो डिराइवेशन तो आएगा नहीं, आप जानते हो। नाउ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज विल कम, तो पूरा चीज जानने से ही आप इसके फंडामेंटल्स को लिख सकते हो। सो लिखेंगे इन केस ऑफ ए गाल्वानोमीटर, the pole face of the magnets, the pole face of the magnets are made annular। ठीक है, एनुलर में शायद दो ठो एन होता है। किसी को स्पेलिंग मालूम है क्या? NULR होता है कि NNU होता है? चलो जो भी है आप लोग करेक्शन कर लेना, डबल एन होता है। यस, देखा, जो लोग बायोलॉजी वाली है वो फटाफट बता देंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारे एनुलर चीजें हैं। ठीक है, तो एनुलर सो इज टू प्रोड्यूस a radial magnetic field। Thus, the amount of flux passing through the coil remain constant for any position of coil in magnetic field। And the torque on the coil remain constant। इसके अंदर ढेर सारे 1 मार्क वाला क्वेश्चन बन गया, आपको इसको याद रखना है। एक तो हुआ, पहले क्वेश्चन आएगा
the pole face of the magnets used in a galvanometer are made flat, spherical, annular. तो क्या लिखेंगे? Annular. Why they are made annular? To produce radial magnetic field. Why to produce radial magnetic field? Because by producing radial magnetic field, same amount of flux will pass through the coil and the coil will experience a constant torque. तो constant torque लेने से क्या होगा? The calibration of the scale will be uniform. ये सारा चीज आपको याद रखना है, तो सारा चीज आपको याद रखना है। तो क्या लिखेंगे? Hence the scale, ये टेढ़ा कैसे हो जाता है? Hence the scale of the instrument becomes uniform. Yes. Hence the scale of instrument becomes uniform. तो ये जो हम लोग अभी पूरा चीज डिराइव किए, पूरा चीज हम लोग देखे अभी, इसमें से देखने के बाद हो सकता है कि आपके मन में जैसे दांतों में झंझनाहट होता है ना, दिमाग में झंझनाहट हुआ होगा, नहीं इतना लंबा चौड़ा। क्या याद रखना है? डोंट वरी, डेरिवेशन तो आएगा नहीं, याद क्या रखना है? टू रिमेंबर क्या? टॉर्क ऑन ए क्लोज लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is equal to BINA sin थीटा। इसमें B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है? करंट, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड A। ठीक। दूसरा चीज याद रखना है कि देखो कि अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे तो टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। हम लोग जब एमीटर यूज कर रहे थे क्या बोल रहे थे? द टॉर्क वाज प्रोपोर्शनल टू I, बिकॉज B एंड A बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा? जो टॉर्क होगा वो बिना साइन थीटा नहीं होगा, इट इज ओनली बिना, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक कॉइल। तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जाएगा तो साइन थीटा वाला टर्म गायब हो जाएगा। किसी भी पोजीशन में रहे बराबर अमाउंट ऑफ फ्लक्स इसके साथ पास कर रहा है। ये दो चीज आपको याद रखना है। एंड व्हाई galvanometer poles are made radial to produce annular to produce radial magnetic field. Why to produce a radial magnetic field? So that the coil experiences a constant torque and you get a uniform scale for the instrument. ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या सबको समझ में आया? Yes. अब ये सारा चीज के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहा था मैं बता दिया, लेकिन अभी 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए ढेर सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। Let us first see some points related to magnetic moment. मैग्नेटिक डाइपोल। चलो डाइपोल क्या कहेंगे? जैसे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मालूम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैग्नेटोस्टैटिक चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वहां पर जितने सारे फॉर्मूले थे सारे के सारे 100% यहाँ पे लगते हैं, 100%, एक भी कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको याद रखने में आसान होगा। आई विल टेल ऑल द फॉर्मूले इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको बहुत आसान होगा। लेकिन पहले हमें समझ में आ जाए तो व्हाट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। सिमिलरली अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? एक मैग्नेट ले लो, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, इसमें से 3 स्लाइस काट के निकालो, ये जो स्लाइस बाहर आया उसका ये वाला नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, वी विल कॉल इट ए मैग्नेटिक डाइपोल। बट दैट इज इन द केस ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, है ना।
हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब सोचो कि हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कॉइल है और कोई क्लोज लूप है। ये अगर मान लो कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला करंट के लिए, ये वाला करंट के लिए फील्ड इनवर्ड है और ये वाला करंट के लिए फील्ड कैसा होगा? इमेजिन करो, यहाँ पे इसके लिए इनवर्ड हुआ, इसके लिए कैसे होगा? इनवर्ड ही होगा। हर करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अगर ये लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो इस फेस में फ्लक्स घुस रहा है, दूसरे पीछे वाले फेस में फ्लक्स निकल रहा है। और हम जानते हैं कि इन केस ऑफ ए मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है, साउथ पोल में घुसता है। दैट मींस जहां पर फ्लक्स घुस रहा है उसको हम कहेंगे साउथ पोल, जहां से निकल रहा है उसको कहेंगे नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये जो क्लोज लूप है उसका एक फेस साउथ पोल जैसे बिहेव कर रहा है, दूसरा फेस नॉर्थ पोल जैसे बिहेव कर रहा है, एंड दैट कैन बी डील्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि दोनों के बीच में गैप इज वेरी स्मॉल। सो क्या रहा याद इसमें? एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप कैन बी कंसीडर्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? in case of any current carrying a closed loop, the phase carrying clockwise current behaves as साउथ पोल। क्यों? क्योंकि फ्लक्स घुस रहा है। रिगेटिंग अब ये भी तो देखे कि यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है जिसमें करंट घुस रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुआ, तो दिस फेस विल बिहेव एज ए साउथ पोल एंड द फेस carrying anti-clockwise current behaves as north pole. So it behaves as a magnetic dipole, क्या सबको समझ में आया? यस। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बिहेव करता है। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या था? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हियर यू फाइंड टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके, वहां पर देयर वाज ए टर्म कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर भी एक मैग्नेटिक मोमेंट टर्म आता है। पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग m लिखेंगे, वहां पर p लिखते थे, याद होगा आपको, यहां पर m लिखते हैं। इज ए वेक्टर, कैसे होगा बताओ? whose direction is क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या था भैया? ये अगर है नेगेटिव चार्ज, ये था पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे था। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? कौन सा पोल से कौन सा पोल? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अगर हमारे पास कोई एक परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हम कहेंगे ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है जिसमें करंट आई जा रहा है, इसका ऊपर वाला फेस क्लॉकवाइज करंट ले रहा है, तो ये ऊपर वाला फेस साउथ पोल जैसे बिहेव कर रहा है। उधर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है और वो वाला फेस
नॉर्थ पोल जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल हुआ तो इसका डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? विद द सेम कन्वेंशन। किस डायरेक्शन में होना चाहिए? साउथ टू नॉर्थ, मतलब इनवर्ट। समझ में आया क्या? इट शुड बी इनवर्ट, साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब इनवर्ट होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर मैं अपना राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करता हूं विथ माय फिंगर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बिहेव करता है। डायरेक्शन क्या है उसका? क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एनालॉगसली साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, इसलिए ऐसे हुआ। ठीक है, लॉजिक समझ में आएगा तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो क्या कहेंगे? कैसा है? बाय द वे ये कैसा है? इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है? मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। लूप की प्लेन को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? दैट बाय राइट हैंड फिस्ट रूल। इफ right hand fist is closed, right hand fist is closed with thumb being open, if fingers indicate the direction of circulation of current, then thumb indicates, thumb gives direction of aim। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है? M is inward, क्योंकि फिंगर्स ऐसा है तो थंब अंदर की तरफ हो। करंट अगर उल्टा हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ हो जाएगा। रिगार्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा जो भी है, मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या था? Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगर कोई परमानेंट मैग्नेट है तो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, ऐसे होना चाहिए। लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ M is given by magnitude of M is equal to I into A ampere मीटर स्क्वायर। फिर A क्या है? एरिया ऑफ क्लोज लूप। अब कहोगे सर क्यों I into A हुआ? वहां पर Q into D क्यों हो रहा था? Q into D was called the electric dipole moment. Similarly, I into A को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंटम क्यों मास इंटू वेलोसिटी होता है? मास इंटू वेलोसिटी नहीं होता है, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। सिमिलरली Q इंटू डी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं हर जगह Q के साथ D मल्टीप्लाइड हुआ आता है। सिमिलरली जब ये कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जो भी फोर्स टॉर्क सब कुछ आएगा I के साथ A मल्टीप्लाई हुआ आएगा, है ना? तो याद रखो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? करंट इनटू एरिया। A क्या है? A is nothing but एरिया ऑफ द कॉइल, ये जो एरिया है। ध्यान रहे कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर ए क्लोज लूप। अगर हम कहेंगे कोई ऐसा वायर है इसका कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अवेलेबल ओनली फॉर क्लोज लूप्स।
कोई क्लोज लूप के लिए होता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, इट शुड बी ए क्लोज लूप। इफ ए लूप इज नॉट क्लोज्ड, मतलब ये वायर है जो कि क्लोज लूप नहीं कर रहा है, उसका कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया फॉर ए क्लोज लूप गिवन बाय। आइए डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन पता करेंगे, क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्या सबको समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम पुराने वाले चीज को देखेंगे, और चलो थोड़ा कंपेयर करते हैं चीजों को, लिखने के लिए आसान रहेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, हम खाली कंपैरिजन में लिख देंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा कि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता था उसका मैग्नीट्यूड होता था Q इंटू डी, दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता था Q इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, कूलम इंटू मीटर। यहाँ पर जो होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, M क्या है? M का मैग्नीट्यूड इज I इंटू एरिया, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, बस यही अलग है, बाकी सब बराबर है। कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई एक डाइपोल को ऐसे रख देते हैं, यहाँ पर रखा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रखा है नेगेटिव चार्ज, तो सिमिलरली अगर हम कहेंगे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट के रिंग क्लोज लूप को हम रख देंगे जिसमें कुछ करंट आई जा रहा है। ठीक है, मे बी दिस इज अलोंग द प्लेन, मे बी इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और मेकिंग सम एंगल विद द प्लेन। अच्छा, ऐसा केस में आपको याद होगा व्हाट वाज द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट वाज द नेट फोर्स? ये 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स, नेगेटिव चार्ज के ऊपर उल्टा फोर्स, नेट फोर्स होता था 0। In a current carrying closed loop, when a current carrying closed loop is kept in a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप को रखेंगे, आप जानते हो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। प्रीवियस क्लास हम लोग देखें है ना, क्योंकि इसका इफेक्टिव करंट एलिमेंट 0 है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? यहाँ पे कुछ टॉर्क आ रहा था। कितना था टॉर्क? अगर आपको याद होगा, द वेक्टर वाज गिवन बाय P क्रॉस E। यहाँ पे भी कुछ टॉर्क आएगा। कितना टॉर्क आएगा? आना लोग इसलिए बताइए। P के जगह क्या आएगा? M, और E के जगह क्या आएगा? B। द टॉर्क इज M क्रॉस B। यहाँ पर ये क्या था? मैग्नीट्यूड वाज P E sin थीटा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या था? M B sin थीटा। अब बोलोगे सर कितना रखना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, अभी जो हम लोग डिराइव किए थे वो क्या था? टॉर्क BINA sin थीटा। देयर वाज ए कॉइल ऑफ n टर्न का था और उसमें करंट आई जा रहा था। एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? I into A, है ना? सारे टॉर्क का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, बट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट NIA। So this is nothing but B into NIA is nothing but the magnetic moment BM sin theta. That is what we are getting. That is the angle between B and M. तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर भी बात कुछ ऐसे ही चल रहा है, BM sin theta। इसमें थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ये P and E। यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन M एंड बी। आपको कि सर पहले तो आप बताए थे कि इट वाज एरिया एंड बी। हाँ, बी वही बोल रहे हैं, कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं, बट एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बराबर हो गया कि नहीं? एरिया का डायरेक्शन इज आल्सो नॉर्मल टू द प्लेन, मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन इज आल्सो नॉर्मल टू द प्लेन, सेम।
सो क्या मिला, द नेट फोर्स ऑन एनी डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज P क्रॉस E, द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज M क्रॉस B। यहाँ पर ये PE sin थीटा होता था, यहाँ पर ये MB sin थीटा होता है, मतलब आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगे। Now we go for the next point. Suppose हम कहेंगे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहता था, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम और फॉर इक्विलिब्रियम, थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन E एंड P क्या होता था बताओ, इक्विलिब्रियम के लिए थीटा का वैल्यू, फोर्स तो जीरो होना ही है, टॉर्क भी जीरो होगा, तो इसका मतलब साइन थीटा जीरो होगा, मतलब थीटा मस्ट बी जीरो और 180। सो हम कहेंगे थीटा इज जीरो और 180। थीटा इज टू जीरो कौन से केस के लिए होता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज टू 180 कौन से केस के लिए होता था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग? सिमिलरली हियर आल्सो हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम थीटा हो गया एंगल बिटवीन M एंड B, ये क्या है, क्या होना चाहिए, जीरो और 180। जीरो के लिए क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 डिग्री के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? तो सोचो कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ऐसा कोई एक डाइपोल रखा है और ऐसा कोई एक डाइपोल रखा है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा डाइपोल स्टेबल है। नीचे वाले का डाइपोल मोमेंट और E के बीच में एंगल जीरो है, तो ये हो गया स्टेबल। समझ में आ रहा है? ये हो गया P और E के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो ये हो गया अनस्टेबल। क्या ये चीज याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, सिमिलर इन दिस केस अगर देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस वाले थोड़ा सोच लेना और देख लेना कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, करंट ए से ले रहा है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या B और M के बीच में क्या एंगल है, थीटा, द एंगल बिटवीन B एंड M। B कैसा है देखिए तो इनवर्ड, M कैसा है इनवर्ड, M is also inward. If you keep your fingers in the direction of current, thumb is inward. ओ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया जीरो। आप कहोगे ये कॉइल अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन सपोज हम कहेंगे ये है कोई मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप ऐसे रखा है जिसमें करंट ए से फ्लो कर रहा है। आप क्या कहोगे, व्हाट इज थीटा हियर? थीटा क्या था, एंगल बिटवीन M एंड B। क्या है ये, B अंदर की तरफ है, M कैसा है बाहर की तरफ है, एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर भी ये मान लो ये कॉइल को हम ऐसे झुला के रखें, ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा सा धक्का मुक्का मारोगे घूम जाए, इसको थोड़ा धक्का मारोगे ये ऑसिलेट करेगा और फिर से अपना पोजीशन में वापस आ जाएगा। दे विल आस्क सिंपल क्वेश्चंस लाइक दिस, a ring was suspended, a current carrying ring was suspended in a magnetic field like this, it was given a small disturbance, it will oscillate, है ना, or it will fall out of its equilibrium position, it will rotate by 180 डिग्री। क्या पूछेंगे, अब इस केस में थोड़ा सा धक्का देंगे तो ये फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएगा और ऑसिलेट करेगा। इस केस में थोड़ा सा धक्का देंगे पूरा घूम के 180 डिग्री वो आ जाएगा और इस पोजीशन में रह जाएगा, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आया क्या? अगर ये चीज समझ में आया, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, अगर हम किसी एक डाइपोल को हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डाइपोल को ऐसा पोजीशन में रख देते हैं जिसका मोमेंटम P है, तो कितना था एनर्जी ऑफ द डाइपोल? क्या आपको याद है? इट वाज माइनस P E cos थीटा और it was given by minus of P dot E, डॉट प्रोडक्ट था। सिमिलरली यहाँ पे क्या कहेंगे, if angle between M and B
is theta, then energy associated with the coil is equal to कितना हो जाएगा, it will be energy is equal to, वहां पर जो फॉर्मूला था क्या था, ये माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, और इसको चाहो तो आप माइनस एम डॉट बी लिख सकते हो। ठीक है, चीजें एनालॉगसली सबको समझ में आ रहा है क्या? यस। तो जैसे वहां पर होता था यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, कोई अलग चीज नहीं है। उसमें एडिशनली क्या था कि ड्यू टू ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पोजीशन में वो पोजीशन में, यहाँ पर भी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है, उसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लो कि एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप सोचो ये डाइपोल है भाई, ये डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला तरीका आपको मालूम है, वहां पे जो तरीका लगता था यहाँ पर सही। मान लो कि ये कोई डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल P होता है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस में एंड ऑन पोजीशन में क्या होता है, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन में क्या होता है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस आपको P के जगह M लेना है, E के जगह B लेना है, बाकी सब कुछ तो वही है। जस्ट रिप्लेस P बाई M एंड E बाई B, सारा फॉर्मूला आ गया, लेकिन वो चीज आपका नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अभी इसमें छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है। अगर आपको पूछा गया कि जस्ट फॉर सेक ऑफ आंसरिंग, ए कॉइल, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ ए सर्कुलर रिंग, ए सर्कुलर रिंग of radius r carries a current I, what is its मैग्नेटिक मोमेंट? कितना सिंपल है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना सिंपल है, आप में से हर कोई कर सकता है, आंसर सीधा आता है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू ए, सो इट इज पाई आर स्क्वायर I। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सीबीएसई वालों का बार बार आया है क्वेश्चन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग in a circular orbit of radius r with frequency f, find the magnetic moment associated, find the magnetic moment associated। कैसे निकालेंगे? आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है कितना है वो, इट इज I इंटू एरिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, yes, n number of electrons are revolving in an orbit with a frequency f। तो what is the current here? NEF सबको मालूम होगा। एरिया कितना है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो what is the magnetic moment? I into A, that is equal to NEF pi r square। यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखना है, यूनिट भी पूछते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये
आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो गया NEF/r²। ये I = NEF तो सबको समझ में आया ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द करंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज NEF/r²। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर जेई रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे वेराइटी के आते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन है, उसको लेके काफी चीजें किया जाता है, वो जेई में किया जाता है। तो ये फंडामेंटल समझ में आया। अच्छा, अगर ये कॉइल n टर्न का होता, इसमें n टर्न का होता, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता? n टाइम्स, है कि नहीं? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता n टाइम्स। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा कि सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक कॉइल है ऐसा, ठीक है, और suppose I say this is what is a ring, this is what is a ring, and now you are to find out what is the magnetic moment. आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिंग, ठीक है। ये दोनों बहुत ही पास पास है, कैसे कहें कि पास पास है, दिखने में दूर लग रहा है, ये गैप काफी कम है, d is small, d is small। यहाँ पे दूसरा कॉइल है, इसका भी छोटा सा सॉकेट है और ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है। पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें करंट आई जा रहा है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप, I इंटू एरिया, है ना। आप एरिया कैसे निकालोगे? कौन सा एरिया को देखोगे? ये एरिया क्लोज लूप कैसा है देखो तो, ऐसे घूम के आया। डोंट लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस एरिया। I इंटू एरिया गिव्स यू द मैग्नेटिक मोमेंट। ये वाला एरिया है एरिया, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आ क्या? आप कहोगे कि इसमें करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है, दिस इज द लूप थ्रू व्हिच द करंट इज कमिंग लाइक दिस। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा लूप का फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे इट इज इक्वल टू I इंटू एरिया, और एरिया कितना है? बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया, पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का स्क्वायर। दैट गिव्स यू, इट इज 4 pi r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर इज 3 pi r स्क्वायर I एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान में रखना कि एरिया किसको लेना है? लूप के अंदर का एरिया, लूप के अंदर की एरिया को लेना है और आपको निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट। वी शैल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। जय हिंद।